एक बार वो लोकेशन में गिर गया, हम बोलते हैं अभी आप ऑन टारगेट हो, उड़ा दो। अंधेरे में तीर चलाने में हाँ। आप लोग जो है एक हम उम्मीद की किरण बनते थे। नहीं, रिस्क तो है, बट हम कर दी। इसलिए ट्रेन हो रहे हैं, ओके। लड़ाई के लिए तो हो रहे हैं ना। जैसे ही हम कोर्समेट वर्ड यूज करते हैं ना, वो एक बॉन्डिंग अपने आप आ जाती है। लेफ्टिनेंट कमांडर दत्ता, मुझे मालूम चला कि आप वहाँ पे डिप्लॉयड हो एंड कल आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाला है। तो क्या गुड न्यूज़ है मुझे नहीं मालूम था। तो क्लॉक स्टार्ट कर दिया, भैया 35 सेकंड हुए, टक सब बंद करो, टेक ऑफ करो। नमस्कार, अमित द्विवेदी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और मेरे साथ जो चेहरा है आप इसे देख लीजिए, पहचान लीजिए, कारगिल वॉर वेटरन कैप्टन उत्पल दत्ता। सर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच अमित जी। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता। तो सर मुझे याद आती है कारगिल की वो ऊंची चोटियाँ और कारगिल वार मेमोरियल आपके साथ देखा, उसमें आपकी फ़ोटो भी एक देखी सर, अच्छा लगा। फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते थे बट मुझे तो बड़ा प्राउड हुआ कि मैं जिसके साथ चल रहा हूँ उसको लोग अपने हीरो के तौर पर दिलों में बसाए बैठे। कैसा लगता है सर ये मोमेंट जब सोचते हैं आप? बहुत ही हम्बलिंग। इनफैक्ट जब हम ये पहाड़ों को अभी भी जब हमने क्रॉस नहीं किया, जब देखते हैं ना कितना शांत लग रहा है, बट कितना कुछ हो चुका था यहाँ पे 25 साल पहले। इट्स वेरी हम्बलिंग। मतलब उस इमोशन को बयान करना ही बहुत मुश्किल है, जो जिस सिचुएशन में हमने यहाँ पे वो लड़ाई लड़ी थी। तो सर आपका क्या रोल था और आपने क्या भूमिका निभाई? सबसे पहले आप बताइए कि आप क्या थे, मतलब कहाँ से शुरुआत की थी और क्या करते थे, क्योंकि आप, मैं इतना जानता हूँ हेलीकॉप्टर उड़ाते थे, बट अच्छे शब्दों में जहाँ पर लोग टेक्निकली समझ पाएंगे आप बताइए। हाँ, थोड़ा ब्रॉड एंडेड है बिकॉज काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि नेवी का कैप्टन कारगिल वॉर में, तो मतलब थोड़ा सा मिसमैच होता है। बट मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बता देता हूँ कि कैसे मैं यहाँ पहुँच गया। सबसे पहली चीज़ तो मेरी जब कमिश्निंग हुई नेवल एविएशन ब्रांच में, हेलीकॉप्टर फाइनली मैंने कन्वर्जन किया, हेलीकॉप्टर फ्लाई करना सीखा। एंड स्टार्टिंग के जो मेरे मतलब ईयर्स थे इन द सर्विस, ऑपरेशंस में निकले। मतलब कमीशन होते ही मैं 2 महीने के लिए मालदीव्स में गया ऑपरेशन कैक्टस सपोर्ट करने के लिए। फिर वहाँ से वापस आया, फिर मेरे सीनियर पायलट ने बोला कि आप जाओगे ऑपरेशन पवन में श्रीलंका। 4 महीने वहाँ रहे, वहाँ पे बड़ी स्टोरीज है उनकी। फिर बीच में मेरे कुछ कैरियर कोर्सेज होते रहे एंड तब मैं एक शिप में था, शिप से फ्लाई करता था। फिर मेरा ट्रांसफ़र आया 1999 में बरेली में एक आर्मी यूनिट में, क्रॉस अटैचमेंट बोलते हैं, गुडविल एक्सचेंज प्रोग्राम, जहाँ पे नेवी के पायलट्स जाते हैं, हिल फ्लाइंग सीखते हैं, एंड आर्मी के 1-2 पायलट्स हमारे पास आते हैं जो सी फ्लाइंग सीखते हैं। सो बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग है। 99 की बात है, जनवरी में जब मेरी ट्रांसफ़र आई और मेरे पास पुरानी मारुति 800 थी, उसको लेके मैंने ड्राइव किया कोचीन से बरेली। करीब 8 दिन का ड्राइविंग डेज था, बट हर जगह 2-2, 3-3 दिन बताए। कोई जीपीएस नहीं था, कोई मैप नहीं था, पूछते पूछते गए। बहुत ही अच्छा ड्राइव था। अच्छा। वहाँ गए, हेलीकॉप्टर्स देख के तो मैं फिदा हो गया। आर्मी के जैसे मेंटेनेंस करते हैं, एकदम चमकता हुआ, मतलब बहुत ही, मतलब एक देखते ही मतलब मन करता है इसको तो अभी उड़ाना है। फिर मेरी कन्वर्जन जल्दी हो गई थी, क्योंकि जिस क्वालिफिकेशंस के साथ गया था तो इजीली फिट हो गया मैं उनके, है ना, फॉर्मेट में। एंड आई रिमेंबर एक हम जनरल फ्लाइंग कर रहे थे, एक कॉल आता है एटीसी से कि वापस आ जाइए, कोई ब्रीफिंग है, सीओ साहब सबको ब्रीफ करना चाहते हैं। तो हमको कोई आइडिया नहीं था वो क्या, वो 4 जून की बात है ये, 4 जून 1999। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे तो सीओ ने बोला कि हमको इमरजेंसी में हमारे डिवीज़न को बोला गया इंडक्ट इनटू द वैली। 6 डिव क्या है कि आर्मी का रिजर्व डिवीजन है, एंड क्योंकि हम उत्तरांचल सेक्टर में फ्लाई करते तो हम सारे हाइट बैंड्स क्लियर थे। मतलब करीब 19 से 21 हज़ार तक सब उड़ते रहते थे। तो हमको बोला गया कि इमीडिएटली वैली में जाओ। जैसे ही सीओ साहब का ब्रीफिंग हुआ कि अपने सामान पैक करो, हम वैली में जा रहे हैं। तो एज ए नेवल ऑफिसर उतना आइडिया नहीं था मुझे कि ठीक है वैली में जा रहे हैं, डिप्लॉयमेंट है। हमने अपना सामान पैक किया, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कितने महीने के लिए जा रहे हैं, कुछ नहीं मालूम था। एंड नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे सारे टेक ऑफ करके, हमारे 5 एयरक्राफ्ट थे, सीधा
पहला हॉल्ट, बहुत सारे हॉल्ट के बाद जब हम नगरोटा पहुँचे, हमने ये कॉन्वो में हमने इनफैक्ट नगरोटा क्रॉस किया था। सबसे पहला ब्रीफिंग हमारा वहाँ पे हुआ। तो सीओ जो वहाँ नगरोटा बेस के थे उन्होंने बोला कि जेंटलमैन अभी हम वेरी हाई ऑपरेशनल एरिया पे जा रहे हैं, बिकॉज है ना ये ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन है। तो सिंस आप लोग सारे हाइट बैंड क्लियर्ड हो, आप लोगों का फॉर्मेट जैसे ही आप शरीफाबाद श्रीनगर एयरफील्ड में पहुंचोगे मैं आपको पूरा समझा दिया था। तो थोड़ा सा लगा कि हाँ कुछ तो हो रहा है वैली में। वहाँ पहुँचे जब शरीफाबाद में, तो वहाँ तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट थे, करीब 40 से ज़्यादा आर्मी के चीतास थे वहाँ। उन पूरे आर्मी एविएटर्स के साथ एक नेवी का ऑफिसर उनके साथ डिप्लॉयमेंट था। तब मेरा रैंक लेफ्टिनेंट कमांडर होता था, एंड लेफ्टिनेंट कमांडर जो एक मेजर के बराबर होता है। तो बहुत अच्छी तरह से जेल हो गया। एंड आर्मी का फॉर्मेट ये था कि जब भी किसी हेलीपैड में लेके जाना, क्योंकि अभी ऑपरेशंस पूरा शुरू हो गया था एंड नाम तो ऑलरेडी अनाउंस हो गया था, ऑपरेशन विजय। तो जैसे जैसे हमको जो QFIs है उस एरिया के जो फेमिलियर थे हेलीपैड्स के, तो हमको लेके जाते थे। वो हर एक एंगल से हमको दिखाया जाता था कि दिस इज़ हाउ ये पर्सपेक्टिव है हेलीपैड का, अलग अलग हाइट या दूर से दिखता है। बट जब एक्चुअल ऑपरेशंस में आप घुसेंगे वहाँ पे आप मैप नहीं लेके जा सकते, मैप्स अलाउड नहीं था। इट इज़ प्योरली जो आपको एक बार दिखाया गया, आप हाइट बैंड क्लियर हो, आपने वो जगह देखी है, अभी आप जाइए अंदर। तो इट वाज एक्चुअली जो हम इतनी मतलब दिन तक सीखे थे कैसे हमको प्लानिंग करनी होती है पूरे ना ऑपरेशंस के बारे में। देन इट वाज रियली ऑसम टू कंडक्ट दोज ऑल दोज रेस्क्यू मिशंस, ओपी मिशन, मतलब वॉफर्स के साथ बात करना, इवैक्यूएशन, एम्यूनेशन देना, बहुत कुछ हुआ। तो सर वहाँ पे मतलब काम क्या था जब गए वहाँ पे आप ऊपर कारगिल वाला? हम समझना चाह रहे हैं क्योंकि सर आपसे बेहतर आपने आंखों से देखा है, तो आपसे बेहतर कौन समझा सकता है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें लोगों को सरल भाषा में जब तक समझाई नहीं जाएंगी पता नहीं चलेगी। देखिए ये जो हेलीकॉप्टर है चीता, ये आप जब देखोगे इसका फोटोग्राफ में पूरा उसका जैसे स्किन निकाल दिया गया है, एकदम इंजन है, फ्यूल टैंक है एंड बबल है सामने, एकदम हल्का कर दिया गया सो दैट इसको बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड में उसको उड़ा सकते हैं। मिशन ही यही है, क्योंकि जिस हाइट पे ये हमारी लड़ाई चल रही थी, द्रास का बेस हाइट ही 10,500 फीट है। सामने वो हिल्स आपको नजर आ रहे हैं, 4875 एंड तोलो लिंग, टाइगर हिल, एंड उसके पीछे की चोटियाँ सारी 19,000 तक जाती हैं। तो उस हाइट में जाने के लिए आपको यही एक हेलीकॉप्टर था जो काम कर सकती थी। हमारा बेसिक रोल ये था कि जब भी हम किसी ग्रिड लोकेशन हमको दिया जाता था, उस लोकेशन के हिसाब से वहाँ के लिए पानी, एम्यूनेशन उस जो भी उस एरिया के हिसाब से वो इमीडिएटली निकाल के वहाँ पे जो कैजुअलिटी बताई गई है अकॉर्डिंगली लोड करके उनको बेस हेलीपैड, एक बेस हॉस्पिटल बनाया गया था। जब हमने जोजिला क्रॉस की, इस बार क्रॉस करते एक जगह आई थी गुमरी, देखा मैंने। हाँ, वो गुमरी, वहाँ पे एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया गया था जहाँ पे हम ये सारे कैजुअलिटीज़ को लेके आते थे। उनको हमारे जितने डॉक्टर्स थे आर्मी के, उनको स्टेबलाइज करते थे। स्टेबलाइज करने के बाद बड़े हेलीकॉप्टर्स आते थे एयरफोर्स के, उनको लेके फिर डिपेंडिंग ऑन उनकी सीरियसनेस के हिसाब से या तो उनको 92 BH में शिफ्ट करते थे या फिर वो उनको फिर बड़े एयरक्राफ्ट में डाल के दिल्ली या किसी और हॉस्पिटल में ले लिया जाता था। बट चीतास का यही मेन रोल था। एंड फॉर जब वो कैजुअलिटी के मतलब अगर उसके साथ लिंक किया जाए, बट दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जब हम ओपी पोस्ट बोलते हैं, ऑपरेशनल ना, जब हम बोफोर्स के साथ ना कम्युनिकेट करते थे। क्या है कि बोफोर्स को दूसरी तरफ नजर नहीं आ रहा, बट उसको फायर करना है, बीच में हिल्स हैं, तो उनकी आंख ये चीतास थी। तो हम द्रास से टेक ऑफ, जहाँ पे जिस भी लोकेशन से थे वहां से हम टेक ऑफ करते थे। हम हिल्स की दूसरी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तानी साइड। ओके हाँ, एंड ये जो गन्स हैं ये फायर कर रहे हैं शेल्स, और जहाँ ये फॉल ऑफ शॉट जा रहा है अकॉर्डिंगली हम उनकी करेक्शन करते थे, क्या वो टारगेट हिट कर रही है कि नहीं। तो वो तो बहुत अंधेरे में तीर चलाने में आप लोग जो है एक हम उम्मीद की किरण बनते थे। करेक्ट, बहुत ही जबरदस्त। तो सर
कितने लोगों को आपने इवैक्यूएट किया? सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पर क्या आया था जो आपने फेस किया, जहाँ पर लगा हो कि बस अब तो गए? नहीं देखिए, वो गए वाली तो बात कभी दिल में आई ही नहीं, क्योंकि जो हम काम कर रहे थे वो हमने ट्रेनिंग बहुत ली थी। हमको हेलीपैड में लैंड करना था उस ऑल्टीट्यूड, वेदर का लिमिटेशंस हमको मालूम था, हमारी अपनी लिमिटेशन हमको मालूम है, मशीन की लिमिटेशन मालूम है। तो बेस्ड ऑन ये जो तीनों फैक्टर हैं हम वो रिस्क असेसमेंट करते हैं एंड देन मिशन करते हैं। तो सर गिनती सॉरी सर जो फायरिंग हो रही है, हाँ। अपनी तरफ से बोफोर्स हाँ। गरज रहे थे, हाँ। वो लोग अपनी काराना हरकत से पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी कर रहे थे, ओछी हरकतें, दैट वाज नॉट उनके तरफ। मैं तो इसे युद्ध मानता ही नहीं हूँ, वो तो युद्ध दूसरी तरीके से लड़ा जाता है जो सीना चौड़ा करके सामने आए, ठीक है, उसका तो हमने जवाब दिया बेसिकली। तो ऐसे में सर, ऐसे सिचुएशन में कैसे, मतलब आपको लैंड करवाना, वहाँ से लोगों को लेके आना, इवैक्यूएट करना, तो कैसे, कितना चैलेंजिंग लग रहा था? सी हमको वो चैलेंजिंग नहीं है, चैलेंजिंग है जो प्लान कर रहा है, जो कोर हेडक्वार्टर है 15 कोर। अभी आप हमने जब बीबी कैंट में थे तो उन्होंने ना कोर कमांडर ने एक्सप्लेन किया होगा कि ये दिखाया इन्होंने इशारा करके कि आपके पीछे जो हेडक्वार्टर है यहीं से सारी प्लानिंग हो रही थी। उन्हीं के अंडर तो तीनों डिवीजन कर रहे थे, जैसे 8 डिव तो यही थी जो डिवीजन अभी हम मिले। इनफैक्ट वो तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक है, थोड़ा सा डायग्रेस हो रहा है, बट वो कहना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जनरल मलिक को 99 में द्रास में मिला और वो पिक्चर उन्होंने ली थी, और उनके बेटे को मैं आज आफ्टर 25 इयर्स मिल रहा हूँ। सो ये तो दिस इज टू नॉस्टैल्जिक फॉर मी एंड मेमोरेबल। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जब ये चीतास की लॉन्च होती थी, सारी कम्युनिकेशन हमको हेडक्वार्टर से मिलती थी। हम एज ए जैसे हमारी फॉर्मेट थी कि एक फ्यूल ब्राउजर, 2 चीतास, 4 पायलट, कुछ टेक्नीशियन हमारे साथ, 2 टेंट, है ना, एक कॉम्पोजिट यूनिट बना दिया जाता था। हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते थे, 3 दिन यहाँ, 3 दिन वहाँ, 3 दिन यहाँ, ऐसे करते। ये जो सारी प्लानिंग सेफ्टी फैक्टर है वो कोर हेडक्वार्टर कर रही है, क्योंकि सारी पिक्चर उनको पता है एंड उनको पता है कि किसका क्या रोल है। हमारा रोल मैंने बताया, हमारा क्या रोल था। तो जब भी वो फील्ड फोन बजता था, उसमें वो हमको एक ग्रिड लोकेशन देते थे कि इस ग्रिड लोकेशन से आपको कैजुअलिटी इवैक्यूएट करना है। तो उस ग्रिड लोकेशन को हम मैप में ट्रांसफ़र करते थे, जो हमारे पास ग्राउंड में था। हम देखते थे कि हाँ, उस एरिया में एज पर SOP रूटीन कैसे मैं पहुंचूंगा। तो अकॉर्डिंगली एंड उस मैप में सारी पोजीशन हमको हर यूनिट्स की पता है कि कहाँ पे बोफोर्स है, कहाँ पे MBRL है, कहाँ पे हमारी इन्फेंट्री यूनिट है, पूरी उसमें इंफॉर्मेशन है। तो अकॉर्डिंगली हम अपना प्लानिंग करके उस जोन में जाते थे, कैजुअलिटी निकाल के, जो घुमरी का जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है वहाँ हम उसको बताते थे। तो सर, इस दौरान कोई ऐसा वाकया हुआ हो जब किसी को आप, क्या आपने बॉडीज़ भी वहाँ से उठाई या सिर्फ लेके आए? कैसा उस टाइम का उनका कैसे रहता था सर? क्योंकि लोगों ने देखा है सैनिक सिर्फ देशभक्ति से, जोश से भरा हुआ। आपने देखा सर, जब आपने किसी घायल बंदे को उठाया तो वो क्या बोल रहा था? कुछ याद आता है आपको? कुछ बताना चाहोगे जो आप बता सकते हैं? देखिए, मैंने कभी काउंट ही नहीं किया कितने मैंने निकाले, ठीक है। एंड जब भी हम जाते थे इवैक्यूएशन के लिए कि वो जवान, मैंने कभी उनको कराते हुए तो सुना ही नहीं। किया हुआ दर्द के बारे में ना, निकालो, बचाओ, किसी ने नहीं। आज तक मैंने किसी जवान को ये बोलते सुना ही नहीं, ठीक है। जब स्पेशली एक इंसिडेंट हुआ था, बहुत ही सनसेट के आसपास थे, एंड जब भी हम टेक ऑफ करते हैं इस जोन में क्या होता है कि 2 हेलीकॉप्टर एक साथ टेक ऑफ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी टावर के साथ संपर्क में नहीं है। हम एक दूसरे को सर्च एंड रेस्क्यू कवर देते हैं कि किसको कुछ हो गया, सो दैट दूसरा हेलीकॉप्टर को मालूम है कि उसको क्या हुआ। तो अकॉर्डिंगली वी विल टेक नेसेसरी एक्शन एंड इन्फॉर्म करेंगे हेडक्वार्टर्स को। तो उस दिन क्या हुआ कि हमारा जो दूसरा हेलीकॉप्टर है वो डाउन था, और मैं डिटैचमेंट कमांडर था। सोनमर्ग जहाँ पे हमने क्रॉस की थी, वहाँ हमारी कैंप लगी हुई थी, वहाँ वेट कर रहे थे हम। कॉल आई लेट इन द इवनिंग कि कैजुअलिटी इवैक्यूएट करना है। कितना करना है ये क्लैरिटी नहीं था, बट ग्रिड के हिसाब से देखा कि हम एक ही ला सकते हैं। फिर हमने कैलकुलेट किया कि अगर हम प्रॉपर SOP रूट फॉलो करेंगे, जोजिला को क्रॉस करते हुए मस्को वैली में, जावा एंड ऑल,
तो ये तो टाइम हो जाएगा, तब तक अंधेरा हो जाएगा, तो मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता। फिर मैंने उनको बताया ऐसे करते ही एक नॉन SOP रोड था, हालांकि वो क्लियर था, हेलीकॉप्टर उतना उस हाइट पे मैं लेके जा सकता क्योंकि 19,000 के आसपास उसके रिज लाइन थी, उसको क्रॉस करना था मुझे, और अकेला, दूसरी हेलीकॉप्टर भी नहीं है, अगर कुछ हो गया तो कोई भी नहीं आ सकता क्योंकि वो पूरा ग्लेशियर रीजन है। वो क्रॉस करके मैं वो एग्जैक्ट लोकेशन में जा सकता था। तो फाइनली हेडक्वार्टर ने बोला गो हेड, आपका कॉल है। मैंने कहा ठीक है, मैं टेक ऑफ कर रहा हूँ। मैं टेक ऑफ कर गया, टेक ऑफ करके वो रिज लाइन क्रॉस की मैंने, वो फोटोग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा करके। जब हम वो एग्जैक्ट हेलीपैड, वो हेलीपैड के वो बनाया, वो हेलीपैड तो है नहीं, वो जस्ट उनके पास जो आटा या कुछ भी होता था वो डाल के सिर्फ दूर से हमको दिख जाता था, क्योंकि आप ये पहाड़ियाँ देख रहे हो, एक ग्रास नहीं है, तो कोई भी एक कुछ भी कलर डाल दो हमको दिख जाएगा, समझ जाएंगे। वो है। तो एक लेज है, ऐसे एंगल में होता था, तो बेसिकली एक स्किड जाके हम उसको टच करते थे, दरवाजा वो खोल लेते, खोल के वो कैजुअलिटीज अंदर उनको डाल देते थे। अभी जब हमने अपने आप को पोजीशन किया उस हाइट में, इट वाज अराउंड 14,700 फीट। पोजीशनिंग करने के बाद उनके फील्ड डॉक्टर भी साथ थे, ये दोनों कैजुअलिटी लेके, एक का पैर नहीं था, एक का हाथ नहीं था, तो लाके 2 कैजुअलिटी उन्होंने एयरक्राफ्ट में डाल दी। अभी जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उतनी पावर ही नहीं थी हमारे पास टेक ऑफ करने के लिए उस साइड पे, उतना लोड, क्योंकि फ्यूल के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से। तो अभी हम क्या करें? तो काफ़ी देर होवर करते रहे। तो प्लान ये था कि जैसे हम होवर पावर पे आएंगे, जस्ट मतलब ज़मीन को छोड़ सकते हैं, सामने मेरे 8,000 फीट खाई थी। अच्छा। तो मैंने अपने कैप्टन, जो मेरे साथ कैप्टन झा थे, वो पायलट, उनको बोला ऐसे करते हैं, हेलीकॉप्टर को हम खाई में नीचे डाल देंगे, इट्स लाइक जंपिंग, ठीक है, बंजी जंपिंग टाइप ना। तो हेलीकॉप्टर जब वो नीचे गया वैली के अंदर, स्पीड बढ़ने लगा, ओके, तो उस स्पीड को हमने यूज़ किया लिफ्ट जनरेट करने के लिए, एंड घूमते 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 उसी पहाड़ी को क्रॉस किया, 19,000 फीट लेके आए कैजुअलिटीज़ को। फिर हमने अपनी रूटिंग के हिसाब से घुमरी में उसको उनको लैंड किया। तो ये तो सुसाइड जैसा था नहीं, बट मुझे वो कैलकुलेशन परफेक्ट हो गई आपकी, रिस्क आपका मतलब आपका वो जो है जो दैट इज व्हाट इज इट। बट रिस्क तगड़ा था, कितना रिस्क था उसमें? नहीं, रिस्क तो है, हाँ, बट हम कर देंगे। इसलिए ट्रेन हो रहे हैं, ओके, लड़ाई के लिए तो हो रहे हैं ना, मतलब- तो यही तो रिस्क है। ओके। हमको मैन मशीन लिमिटेशन मालूम होनी चाहिए, जब तक आपको तो ये, सर उनको आप ले आए, हाँ वो बच गए, बहुत, यही तो खुशी होती है। और ऐसे ही कितने लोगों को सर, कोई ऐसा भी हुआ कि जिन्होंने दम तोड़ा हुआ आपके हेलीकॉप्टर में, ऐसा भी हुआ कुछ? वो भी आपको मैसेज देते थे वो लोग सर? वो एक इंसिडेंट है, जब बहुत ही मतलब, एक्चुअली वो एग्जैक्टली कारगिल के टाइम नहीं हुआ था, थोड़ी देर बाद हुआ था, लेकिन वो वैली में हुआ था जब हम फ्लाइंग कर रहे थे। तो आर्मी में क्या है कि जो सर्च एंड रेस्क्यू पायलट्स होते हैं, एवरी डे 2 हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू के लिए नॉमिनेट होते हैं। तो अगर सायरन बजा, हमको टेक ऑफ करना है। तो शरीफाबाद में तब थे हमारे हेलीकॉप्टर्स। उस दिन मैं और मेरे पायलट मेरे साथ जो थे, तब कैप्टन भारद्वाज, वो बॉडी बोलते थे हम उनको शॉर्ट फॉर्म में, तो वो ब्रिगेडियर है। तो हमारी ड्यूटी थी, सायरन बजा, हमने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करती तो मैंने पूछा कि क्या ब्रीफिंग है, तो उन्होंने बोला कि राजवार फॉरेस्ट में कुछ एनकाउंटर चल रहा है, वहाँ पे एक मेजर है, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बिकॉज बड़ा दुख होता है उनको कि उनको मुंह में गोली लगी है। तो मैं, अच्छा, अरे यार, जैसे ही उन्होंने नाम लिया तो इट स्ट्रक मी, उनको तो मैं कल ही मिला था, ओके, कुपवाड़ा में। एंड क्या होता है कि मैं तो सिर्फ नहीं भी पाला था, जब हम बात करते हैं तो वो पूछते हैं कि आप कौन से कोर्स से हो, तो वो बताता है। तो जब उन्होंने कोर्स की बात की तो मैंने कहा, अरे हम कोर्समेट हैं। तो जैसे ही हम कोर्समेट वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो एक बॉन्डिंग अपने आप आ जाती है। ओके, 100 खून माफ वाली चीज़ होती है, जब लाइक दोस्ती से बड़ी। ओके, इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। एंड मतलब वो कुछ भी मांगेगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा कोर्समेट है। ऐसी बॉन्डिंग होती है कोर्समेट की। तो उसने बोला, फिर खूब बातचीत की हमने, वो अपने कैरियर में बहुत अच्छा कर रहा था। मैंने कहा कल ही मिले, और आज वो ऑपरेशंस में गया था, उसको गोली लगी है। तो हमने कहा चलते हैं, तो वी वेंट देयर। तो एनकाउंटर चल रहा था, मुझे नहीं पता लग रहा था, क्योंकि वो इन्फेंट्री के थे, कैप्टन भारद्वाज सर, एनकाउंटर चल रहा है, वी कैन सी, सारे लेटे हुए हैं। तो मैंने कहा अच्छा, फिर
हम काफ़ी ऊपर से देख रहे थे, तो रिवर वैली था। मैंने कैसे करते हैं, हेलीकॉप्टर को रिवर वैली में डाल देते हैं नीचे। इनकाउंटर तो ऊपर हो रहा है, हम वैली में फ्लाई करके रिवर बेड में जाके एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके जहाँ पे उनको क्योंकि उनको स्टेबलाइज करके एक जगह रखा हुआ था, उनको लिटा के रखा था। तो वहाँ पहुँचे हम बेड के साथ, ऐसे सामने स्किड में हेलीकॉप्टर को होल्ड किया मैंने। कोई हेलीपैड तो है नहीं, जस्ट होल्ड किया। मैंने उनको बोला आप उतरो, उनको लेके आओ खुद ही। वो गए, दूर से इशारा कर रहे थे कि पल्स बहुत लो है। मैंने कहा उठा लो। तो लेके आए जब, क्योंकि वहाँ तो किसी ने स्टेबलाइज करने का मतलब कोई डॉक्टर नहीं था। वो मॉर्फिन इंजेक्शंस अपने साथ कैरी करते हैं, तो मल्टीपल इंजेक्शन देते हैं सो दैट पेन फील ना हो। ओके। जिनको भी चोट लगती है, तो वो उनको लेके आए और वो बेहोश, एज इट इज पल्स बहुत लो था। पीछे उन्होंने लिटाया और हमारे पास ऑक्सीजन बॉटल्स थे हमारे, तो उसको कनेक्ट किया। हमने अपनी तरफ से ऑक्सीजन स्टार्ट कर दिया पूरा। फिर वहाँ से टेक ऑफ करके जितना जल्दी हो सकता है, ऑलमोस्ट टेक ऑफ फ्लाइंग की थी मैंने टू रीच बीबी कैंट, सो दैट किसी तरह उनको डॉक्टर के साथ सामने। वहाँ जब बीबी कैंट पहुँचा तो आफ्टर द वॉर एक मौका दिया गया था कि कुछ टाइम के लिए हम फैमिलीज ला सकते हैं, एक छोटे पीरियड के लिए। तो वहाँ मैंने एक लेडी को खड़े होकर देखा, तो मैंने पूछा ये लेडी कौन है? उसने बोला कि ये इनकी वाइफ है, ये आज आई है। अच्छा। और जब मेडिकल असिस्टेंट आया पीछे से, उसने देखा, कहता है ही इज नो मोर। एक बड़ा धक्का लगा मुझे। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, ये किस लिए ये सब हो रहा है? गॉड तो हिला देता है। दुख तो बहुत होता है कि इन्होंने किसके लिए जान दे दी। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, मैं नहीं बचा पाया, और क्या करें। तो ये ऐसी मतलब ऐसे तो आपने बहुत सारे की देखे होंगे सर इंसिडेंट। अच्छा सर, आपके उसमें और भी कुछ होता है, जैसे लड़ना पड़ जाए तो कुछ कर सकते हैं आपके नहीं। पास? ऐसा सिर्फ आपका वही काम था, मतलब कि सहायता वाला? नहीं, हम फिजिकली फाइट नहीं करते, हमारा रोल। अगर जैसे कुछ जरूरत पड़ जाए सर कहीं पे, जैसे मतलब कुछ ऐसा हो जाए, आपने कहीं लैंड किया, तो उसके लिए ट्रेंड रहते हैं आप लोग? कुछ आप लोगों के पास भी वेपन होता था? वेपन होता है, एयरक्राफ्ट में रखे रहते हैं, डिपेंड करता है किस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। ओके। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वाज वेरी क्लियर कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करेंगे। अच्छा। तो सिंस हम क्रॉस नहीं कर रहे तो वेपन नहीं है। ओके। एंड बाई चांस अगर कुछ ऐसा हेलीपैड में हम जा रहे हैं जो बहुत ही नज़दीक है लाइन ऑफ कंट्रोल के, और कुछ हो जाए हेलीकॉप्टर के साथ, कैप्चर हो गया एंड ऑल दैट, इसलिए हम मैप्स भी नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि नहीं तो उनको हमारा पूरे एरिया का ना अंदाज़ा हो जाएगा। तो इट वाज एक डिफरेंट काइंड ऑफ ना सिनेरियो कि वेपन भी नहीं है, अपने सेल्फ है ना जो प्रोटेक्शन के लिए, मैप भी नहीं है। तो ऐसा ना हो कि जहाँ लड़े किसी हेलीपैड में जा रहे हैं, किसी गलत हेलीपैड में पहुँच गए। तो जितनी सर कारगिल में कैजुअलिटीज हुई थी, टाइम पे सारी इवैक्यूएट हो गई थी या वहाँ पे भी चैलेंजेस आए थे? बस एक छोटा सवाल। नहीं, चैलेंजेस तो फिनोमिनल थी, क्योंकि जहाँ से भी ये कैजुअलिटीज निकाली जा रही थी, कोई ऐसा प्रॉपर पहले से एस्टैब्लिश्ड हेलीपैड नहीं थे। कुछ थे हेलीपैड एस्टैब्लिश जहाँ पे वो नीचे उतार के लाते थे पीक से उनके साथ जो जवान थे, बट मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस इज नॉट प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड हेलीपैड। जस्ट मार्किंग होती थी, ग्रिड लोकेशन था, उनको मालूम था कि हेलीकॉप्टर के लिए इतना एरिया क्लियर चाहिए। एज इट इज़ यहाँ कोई वेजिटेशन तो है नहीं, कोई पेड़ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अभी जो आपको दिख रहा है, इतनी वायर्स, इतने पायलन हेवी कुछ भी नहीं था तब। तो दैट वे वी वर वेरी क्लियर कि एटलीस्ट पावर लाइन नहीं है, कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है जो हम, इट वाज प्योरली स्किल, टोटल स्किल विद मैन मशीन इंटरफेस की वहाँ एंटर करो जोन में और निकाल के लाओ। तो सर आपने अवार्ड वगैरह जीते? हाँ जीते, जीतना क्या है इसमें, तो वो सम्मान दिया जाता है सर। हाँ। तो आपको क्या मिला हुआ है, हम भी जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जाने की। जब आप वीरता दिखाते हैं तो कोई बैठा है जो आपकी वीरता को रिकॉग्नाइज करता है, सम्मान देता है, जिसे देखकर पता नहीं कितने और सीने फूल जाते हैं कि मुझे यही करना है। देखिए
जब ये जितने भी हम मिशंस करते थे, इनकी एंड ऑफ द डे एक सिचुएशन रिपोर्ट बनती थी कि ये पायलट ने क्या क्या मिशन किया एज ए कैप्टन ऑफ द एयरक्राफ्ट, कितने कैजुअल्टी निकाले या कितने बोफर्स के साथ क्या किस तरह के मिशन में ये काम किया, क्या उसका आउटकम निकला। रोज इवनिंग में ये सिचुएशन बनती है, तो ये सारी सिचुएशन रिपोर्ट्स हेडक्वार्टर्स में जाती हैं। वो डिसाइड करते हैं कि इसका ब्रेवरी लेवल कहाँ तक है, अकॉर्डिंगली वो अवार्ड देते हैं। लाइक मुझे आर्मी कमांडर ने मुझे कमेंडेशन से सहारा, मतलब उन्होंने अवार्ड किया। एंड जब ये मैंने तो कभी भेजा नहीं नेवी के पास, क्योंकि नेवी ऑन पेपर उनको पता था कि ये बरेली में पोस्टेड है। बाद में मैं एक ऑफिसर से मिला था जो आए थे वैली में, एक सीनियर ऑफिसर हमारे। मैंने उनको बताया कि सर आप प्लीज़ जाके हमारे डायरेक्टर को बताइए कि मैं जो है ये ऑपरेशन विजय में डिप्लॉय हो गया हूँ, कि जहाँ पे मैं पोस्टिंग गया था वो पूरी यूनिट यहाँ वैली में है। तो ही वॉज ऑल्सो क्वाइट सरप्राइज कि हमारा एक नेवल पायलट यहाँ ऑपरेशंस में है, हमको मालूम होना चाहिए था इसकी। तो आई थिंक उन्होंने एफर्ट किया था, वो सारे सिचुएशन रिपोर्ट्स अपने साथ लेके गए। तो मुझे याद है 14 अगस्त को मुझे एक कॉल आया नेवल हेडक्वार्टर से कि है ना लेफ्टिनेंट कमांडर दत्ता, तो उधर जो ऑफिसर थे हमारे वो तब कमांडर थे, कमांडर केबी सिंह, फाइनली वो हमारे चीफ बने। अच्छा। एडमिरल केबी सिंह। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं उनसे कभी पहले मिला नहीं था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि लेफ्टिनेंट कमांडर दत्ता, मुझे मालूम चला कि आप वहाँ पे डिप्लॉयड हो एंड कल आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाला है। तो क्या गुड न्यूज़ है मुझे नहीं मालूम था। जब 15 अगस्त हुआ फाइनली उसमें वो डिक्लेयर हुआ कि नेवी ने नौसेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड के लिए मुझे रिकमेंड किया था, वो मुझे राष्ट्रपति के थ्रू मिला। अच्छा। तो यस सर कोई और ऐसा इंसिडेंट आता हो याद आपको, क्योंकि मुझे लगता है जैसे कारगिल में आप लोगों को इवैक्यूएट कर रहे थे वहाँ से, तो कभी ऐसा भी सिचुएशन आया कि आप ला सिर्फ 3 सकते हैं और आने वाले कई सारे हैं, तो कैसा कैसे सेलेक्ट करते थे कि भैया इनको लेके जाना है, या क्या उसमें से सिपाही भी कोई जो फौजी लड़ रहा है वो भी बोलता, कभी किसी ने बोला मुझे ले चलिए? नहीं, आज तक नहीं बोला। कभी नहीं। किसी स्पेशली बैटलफील्ड में किसी ना जो इंजर्ड है, जिनको जो भी उन्होंने जैसे भी स्टेबलाइज किया, किसी ने नहीं बोला कि आप मेरे को ले जाओ पहले या इनको ले जाओ, नहीं। ये सारी प्रायोरिटी वो उनकी यूनिट वाली डिसाइड करते थे। एंड कई बार जैसे मैंने भी आपको बताया कि जहाँ एक ही को मैं उठा सकता था बट 2 आ गए, कैलकुलेशन का प्रॉब्लम हो रहा था, उठाने का रिस्क असेसमेंट था। और ऐसा सिचुएशन देख लिया हमने कि हम तो सिर्फ 2 लेने गए थे, वहाँ तो 6-7 हैं। तो इमीडिएटली हम दूसरे हेलीकॉप्टर को ट्रांसमिट करते हैं कि यहाँ तो ज़्यादा कैजुअलिटीज़ है, दूसरे कंपोनेंट्स को है उनको भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इमीडिएटली वो मैसेज चला जाता था डिवेट हेडक्वार्टर, अकॉर्डिंगली बाकी हेलीकॉप्टर्स को एक्टिवेट करते थे। ऊपर से कैसा दिखता था कारगिल सर जब आप ये उड़ा रहे थे, नीचे लड़ाई चल रही थी? तो सर विजय समझाइए, थोड़ा विजय तक लेके आइएगा, यहाँ से शुरू करिएगा। आसमान, क्योंकि वो चोटियाँ आपने आसमान से देखी, जिन चोटियों पर फतेह करने की कोशिश कर रहे थे हमारे फौजी, चोटियाँ अभी भी उधर ही है, शांत है। नहीं, जब उस टाइम का माहौल समझाइए सर, आप जब जब हम उड़ा रहे हैं आवाज़ इतनी ज़्यादा है, हमको तो मतलब कुछ सुनाई नहीं देता कहाँ से गन फायर हो रही है, कहाँ क्या आ रहा है। सिर्फ हमको दिखता था शेल कहाँ गिर रहा है। जो पाकिस्तानी फायरिंग मतलब शेलिंग कर रहे हैं वो हमारी तरफ कंटिन्यूसली शेलिंग कर रहे हैं ना, तो वो शेल्स गिरते थे। जब गिरने के बाद एक से एक धूल का एक पफ निकलता है। अच्छा। तो हमको पता लगता है वो शेलिंग हुआ है। हम अच्छा। क्या करते थे, शेलिंग के दौरान ही फ्लाइंग होती थी हमारी। जहाँ वो गिरता था वहीं हम जाते थे, क्योंकि बोलते हैं 1 in a million चांस है कि वहीं दोबारा दूसरा शेल गिरेगा। अच्छा, ठीक है। तो इट इज लाइक ऑलमोस्ट बैटलफील्ड फ्लाइंग। वहाँ गिरा वहीं गए, दूसरा गिरा वहाँ गए, फिर गए, ऐसे करके फ्लाइंग होती जा रही है। अच्छा। और उसी में शेलिंग में फ्लाइंग चल रही है। और अगर हेलीपैड में लैंड किया, मतलब हेलीपैड में शेल गिरा, इमीडिएटली लैंड किया और अपना क्लॉक स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि दूसरा शेल आने के लिए 40 सेकंड चाहिए। अच्छा। तो क्लॉक स्टार्ट कर दिया भैया, 35 सेकंड हुए तक सब बंद करो, टेक ऑफ करो, कैलकुलेशन या गेट आउट।
बहुत बढ़िया। मुझे समझना था आपसे, जैसे आप बोले थे कि बोफोर्स से आप कम्युनिकेट करते थे, तो बोफोर्स तो पूरी तरीके से आप पे डिपेंडेंट रहता था, आप आसमान से देख के बताते थे कि भैया आप चला दो यहाँ पे निशाना, तो कितना एक्यूरेट रहता, तो कैसे आप ये करते थे? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने, बिकॉज मैंने ये स्टोरी वहाँ द्रास में खड़े होकर बताई लोगों को और पिक्चर दिखाई। हाँ? कि द्रास की बेस हाइट है 10,500, ठीक है। एयरक्राफ्ट जो है एज पर बुक 21,000 तक हम उसको उड़ा सकते हैं, 21,000। मैंने उसको 26,400 तक खींचा है। अच्छा। बट ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप 13,000 के ऊपर जाते हो एज ए ह्यूमन बीइंग, आपको 100% ऑक्सीजन चाहिए। ओके। नहीं तो आप सर्वाइव नहीं करोगे। बट कर सकते हो, अगर एक्टिवाइज हो गए, बट है नहीं ना। हम तो इमीडिएटली आज ही जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं। इमेजिन हम 26,000 पे जा रहे हैं। 26,000 में जाने के लिए क्या होता है कि देयर समथिंग कॉल्ड बायोलॉजिकली टाइम ऑफ यूजफुल कॉन्शियसनेस। मींस अगर आप विदाउट ऑक्सीजन हो 26,000 पे, मतलब सडनली कोई ले गया आपको 26,000 पे विदाउट ऑक्सीजन, 3 मिनट से ज्यादा आप सर्वाइव नहीं करोगे। अच्छा। या हाइपोक्सिया सिचुएशन में चले जाते हैं, फिर टोटली यू विल बी कॉम्ड ऑफ। ओके। बट हम कैसे करते थे? हम क्या करते थे, जो हमारे पास ऑक्सीजन बॉटल्स होती थी, हर एक पायलट जो उड़ रहा है, जो उसको धीरे धीरे हम उसको खींच रहे हैं हेलीकॉप्टर को ऊपर जाने के लिए, हम ऑक्सीजन से हाइपर वेंटिलेट करते थे। मीन्स ऑक्सीजन का मास्क लगाया, सांस लिया, खूब डीप सांस लेके सांस को रोक लिया, रोक के वो 40-50 सेकंड जो मैं रोक के रखा है, उसी दौरान मैं फ्लाई कर रहा हूँ और दूसरा पायलट हाइपर वेंटिलेट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो एवरी 40 to 50 सेकंड एक दूसरे को कंट्रोल दे रहे हैं और अपने आप को ना मतलब अवेक स्टेट में रख रहे हैं यूजिंग दिस स्टेट एंड ऊपर जाते जा रहे हैं। तो जितनी हम ऊपर जाएंगे उतना हम दूसरी तरफ देख पाएंगे। ठीक है। जो मैं आपको फोटो भेजूंगा, आप देखना। पाकिस्तान साइड में उनका सबसे ऊंचा पीक है नंगा पर्वत। बहुत दूर से पूरा दिख रहा था। एंड जिस हाइट पे हम द्रास पे थे उसके करीब 8-9 किलोमीटर के आगे हमको शेलिंग को ड्रॉप करना था। जैसे ये बोफर्स है, उनकी रेंज है करीब 35 से 36 किलोमीटर। तो हमको वहाँ ड्रॉप, एंड हमको लोकेशन पता था कि कहाँ ड्रॉप करना है। तो जितना हम ऊपर जाएंगे उतना मुझे फॉलो ऑफ शॉट बहुत क्लियर नजर आएगा कि गिर कहाँ रहा है। ओके। तो ये तो बहुत, यही तो है सारा लिमिट, अपने आप को पुश करके बोफोर्स को भी सेटिस्फाई। कितना एक्यूरेट कर पाए थे सर? बहुत एक्यूरेसी मिलते थे, बिकॉज क्या है कि एकदम क्लियर दिख रहा है हमको दूसरी तरफ। तो मतलब दुश्मन को तबाह करने में आपकी आंखों ने बड़ा वो तो सारा काम बोफोर्स का है, हम सिर्फ उनको हेल्प कर रहे थे कि गोली दागनी कहाँ है। दागनी कहाँ है। तो सर इसमें मतलब वो टारगेट होने पे भी आप ही बताते रहोगे कि भैया टारगेट हो गया? करेक्ट। क्योंकि वो तो पता नहीं है सर। हाँ, उनको मालूम नहीं। क्या होता है कि हम पहला शॉट जो है टारगेट की तरफ नहीं जाता है। पहला शॉट एक ऑफ शूट पे जाते हैं, या तो बाएं आता है 10-15 माइल इधर उधर करते हैं, ताकि उनको भी ना पता लगे कि एक्चुअल टारगेट कहाँ आने वाली है शेल। अच्छा। जब शेल जाती है एक आवाज के साथ जाती है। ओके। ठीक है, उनको पता है ये अभी गोला बारूद शुरू हो गया। बट एग्जैक्टली जब हम पूरी कैलकुलेशन के साथ देखते हैं कि अभी ये जो गोले हैं सही जगह पे जाके गिर रहे हैं, तब उनको एक्चुअल हम करेक्शन देते हैं कि इतनी डिग्री हम आप स्टारबोर्ड या पोर्ट करो। एक बार वो लोकेशन में गिर गया, हम बोलते हैं अभी आप ऑन टारगेट हो, उड़ा दो। कारगिल विजय कब पता आपको चला ये विजय हो गई, फतेह हो गई है, आपका काम पूरा हो गया? सी, हर रोज हमारे ब्रीफिंग होते रहते थे। जब ये अनाउंस हुआ फाइनली 22 जुलाई को कि अभी मतलब सीज फायर, उनको बोला गया कि आप वापस जाइए। तो काफ़ी शॉर्टेज में हमने देखा, जब इस बार जब सारे पोस्ट कैप्चर हो गए, हमने काफ़ी फ्रंट एकदम LOC के सामने जब हम वहाँ जाके हमने लैंड किया, कितने एमुनेशन हमने देखे वहाँ पड़े हुए थे। अच्छा। हाँ। भारी नुकसान हुआ सर उनका? डेफिनेटली हुआ। हमारे जवानों ने छोड़े नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़े नहीं ना। बहुत जबरदस्त। कैप्टन दत्ता अब क्या करते हैं? आप कारगिल वार वेटरन हो गए सर, आप अब क्या करते हैं? मैं लास्ट ईयर रिटायर हुआ नेवी से, एंड बड़ा यूनिक अपॉर्चुनिटी मुझे 5 साल मिला था एयरफोर्स के साथ सर्व करने के लिए। वहाँ मैं इंस्ट्रक्टर था उनके एक इंस्टीट्यूट में। फिर मैंने देखा कि ड्रोन का बहुत यूज़ होने वाला है फ्यूचर में। आपने देखा होगा अभी रशियन वॉर में तो कितना यूज़ हो रहा है। प्लस मेरी लास्ट जो पोस्टिंग थी गोवा में थी, वहाँ पे काफ़ी लोग ये ड्रोन उड़ाते थे
विदाउट हैविंग द नॉलेज उनको वो था कि ड्रोन एक खिलौना है। हालांकि ये बहुत गलत ना उनकी थिंकिंग है, क्योंकि अगर वो उनका जियो फेंसिंग क्रैक करके उसको उड़ा रहे हैं, इट कैन गो एंड स्ट्राइक एन एयरक्राफ्ट, बहुत मेजर क्रैश हो सकता है। तो मेरे दिमाग में आया कि गोवा में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो लाइसेंस देता है DGCA अप्रूव, तो हम वो सेटअप कर रहे हैं, पहला चीज़। दूसरा, हम एग्रीकल्चर ड्रोन यूज़ कर रहे हैं टू स्प्रे एक पैटेंटेड बायो एजेंट इन एयरफील्ड, वो नेवी ने हमको ऑर्डर दिया हुआ है इसका। तीसरा एक है जिसमें मैं एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस बनाया है मैंने, उस प्रोसेस को पढ़ाता हूँ। सर तो इतना बढ़िया आपका सब्जेक्ट है, तो ये क्या है, अगली बार मिलेंगे सर, आपके जो अब करते हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी ये बताइए सर, परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरी वाइफ हैं, वो डॉक्टर हैं, वो गोवा हेल्थ सर्विस में नौकरी करती हैं एज ए पार्ट टाइम उनका। अच्छा। मेरा एक बेटा है 26 साल का, हाँ? वो बैंगलोर में नौकरी करता है। बहुत बढ़िया। तो कैप्टन दत्ता की ज़िंदगी अगर आप कारगिल से जोड़ कर देखोगे तो बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन इतना कुछ कहा कैसे जाए, क्योंकि भैया एक ऐसी लड़ाई जिसका 25वां साल हम मना रहे हैं विजय दिवस के, पाकिस्तान की नानी याद दिला दी थी, उनके उस धोखे को बता दिया कि धोखेबाज हो तो तुम्हें इसका पूरा का पूरा जो है एकदम मिलेगा, इसका नतीजा उनको मिला, उन्होंने भुगता। तो दोस्तों बस ये जानना चाहता हूँ हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे कैप्टन दत्ता कैसे लगे इस पर भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और यहाँ से बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कारगिल दिवस की ढेर सारी विजय दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू।